विद्यार्थी मित्रों, हूँ निकिता पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। हम 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी, जिसके अंदर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 एक नई शुरुआत, जिसका साहित्य प्रकार है कहानी और लेखक का नाम है जाकिर अली रजनीश। कि पहले वीडियो में हमने देखा कि इस पाठ के अंदर दो साइंटिस्ट, एक है प्रोफेसर रामिस और दूसरे हैं उनके सहायक माधवन। ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो मानव प्रक्षेपण यंत्र बना रहे हैं कि इस मानव प्रक्षेपण यंत्र के द्वारा वो मनुष्य के देह को यानी मनुष्य के शरीर को तरंगों में रूपांतरित करके यानी वेव में ट्रांसफर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की टेक्नोलॉजी बनाना चाहते थे। इसके अंदर उन्होंने शुरुआत कर दी है। उसके बाद माधवन जो है वो अपने भूतकाल में सोचने लगता है कि किस प्रकार वो पहली बार प्रोफेसर रामिस से मिलने आया था, और उस समय की बातें वो सोचने लगता है और वो स्वप्न में चला जाता है। आगे देखते हैं। प्रोफेसर रामिस ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जैसे वे यकीन कर लेना चाहते हो कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर की जा सकती है अथवा नहीं। कि माधवन जो है वो प्रोफेसर रामिस को पहली बार आनंद जी का सिफारिश पत्र लेकर मिलने के लिए आया था, और जैसे ही वो उनके पास आता है तो प्रोफेसर रामिस उन चेहरे की ओर देखकर ये विश्वास कर लेना चाहते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट जो है उस प्रोजेक्ट के बारे में इस व्यक्ति से बात की जा सकती है या नहीं, यानी कि विश्वास करने लायक व्यक्ति है भी या नहीं। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संस्तुति यानी सिफारिश पत्र था, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांककर उसे परख लेना उचित समझा। कि फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में देखा और ये व्यक्ति विश्वास के लायक है या नहीं वो तय कर लिया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। आपको एक एक वाक्य के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर रामिस के ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम क्या था, तो मानव प्रक्षेपण यंत्र। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। कि प्रोफेसर रामिस ने एक लंबी सांस ली और अपने प्रोजेक्ट के बारे में माधवन को सब बता दिया, और उनकी बातें सुनकर माधवन का मुंह जो है वो आश्चर्य से खुला ही रह गया। आखिर जब उससे रहा न गया तो वह पूछ ही बैठा, सर क्या वास्तव में ऐसा संभव है? कि उनको माधवन को प्रोफेसर रामिस की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो पूछ बैठा कि क्या वास्तव में सर ऐसा किया जा सकता है कि मनुष्य के शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है? प्रोफेसर रामिस ने माधवन की ओर देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो। वे बोले, क्यों नहीं भेजा जा सकता? प्रोफेसर रामिस ने माधवन को क्या उत्तर दिया कि क्यों नहीं भेजा जा सकता। कहते हुए प्रोफेसर रामिस एक क्षण के लिए रुके, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। प्रोफेसर रामिस ने अपनी बात को आगे चलाया, अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। कि प्रोफेसर रामिस अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाने के लिए उसे क्या कहते हैं कि माधवन, तुमने 5वीं कक्षा में के 5th स्टैंडर्ड में ही तुमने पढ़ लिया होगा कि हर एक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से बनती है, अणुओं को मिलाकर बनती है, और अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। कि परमाणु यानी एटम, बराबर। कि कोई भी वस्तु अणुओं से बनती है और अणु जो है वो परमाणु से मिलने से बनते हैं, एटम के मिलने से बनते हैं, और किसी भी परमाणु को यानी किसी भी एटम को आकार मिलता है, बराबर। किसी भी परमाणु को एटम को आकार कैसे मिलता है, तो एक अणु दूसरे अणु के साथ जोड़कर एक परमाणु की रचना करते हैं। उनके भीतर परमाणु को आकार किस प्रकार मिलते हैं, तो उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण। समझ में आया? पहले से देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से बनती है, बराबर।
और अणु जो है वो किससे मिलने से बनते हैं? एटम के मिलने से बनते हैं। और किसी भी एटम को आकार किस प्रकार मिलता है? उनके भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण। हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं कि प्रोफेसर रामीस की बात सुनकर माधवन जो है उन्होंने क्या कहा कि हाँ, ये तो बहुत ही सामान्य सी बातें हैं। माधवन ने उनकी बात का समर्थन किया, यानी साथ दिया। यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना हो तो हम क्या करेंगे? संरचना, बराबर। संरचना यानी उसके पार्ट्स की रचना। कि यदि हमें किसी भी वस्तु की रचना कि किस प्रकार बनी है, अगर ये समझना है तो हमें क्या करना है? हम उस वस्तुओं के अणुओं, परमाणुओं का अध्ययन करेंगे, बराबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जिस चीज के बारे में हमें जानना है उस चीज के अणु, परमाणु, एटम का अभ्यास करेंगे। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया कि प्रोफेसर रामीस ने माधवन को समझाने की शुरुआत तो कर दी थी, अब आगे बढ़े वो। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर के कल पुर्जों की बनावट, कल पुर्जों यानी उनके पार्ट्स, उनकी बनावट और उनकी कार्य करने की विधि। कि कोई भी मशीन जो कि उनके पार्ट्स और बनावट और उस मशीन की कार्य करने की विधि। माधवन मूर्तिवत यानी मूर्ति के जैसा प्रोफेसर रामीस की बातें सुन रहा था कि माधवन जो है वो मूर्ति की तरह स्थिर होकर प्रोफेसर रामीस की बात सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था। वक्तव्य यानी भाषण। यह तो रही बनावट की बात। अब आती है किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात। कि अब तक प्रोफेसर रामीस ने उन्हें क्या समझाया? किसी भी वस्तु की बनावट को कि वो किस प्रकार बनती है, बराबर, वो समझाया। और अब वस्तु बन जाने के बाद उस वस्तु को वेव के माध्यम से कहीं दूसरे स्थान पर भेजने की बात। तो तुम्हें तो मालूम ही होगा कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। अब आया है शब्द ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि क्या? एनर्जी, बराबर। तो यहाँ पे क्या कहा है प्रोफेसर रामीस ने कि एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होती। कि ऊर्जा का अर्थ है कार्य करने की क्षमता, एनर्जी। कि ऊर्जा जो है वो कई प्रकार की होती है। ऊर्जा की विशेषता क्या है? कि हम उसे उत्पन्न नहीं कर सकते। इसी प्रकार ऊर्जा जो है वो कभी नष्ट भी नहीं हो सकती, पर हाँ, जरूरत पड़ने पर ऊर्जा का दूसरा रूप दिया जा सकता है। कि ऊर्जा को हम दूसरे रूप में रूपांतर कर सकते हैं, यानी परिवर्तित कर सकते हैं। कि ऊर्जा जो है वो कभी नष्ट नहीं होती, एनर्जी जो है वो कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, उसका स्वरूप जो है वो परिवर्तित किया जा सकता है। उसका स्वरूप जो है वो हम परिवर्तित यानी कि बदल सकते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। कि विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक ऊर्जा, एनर्जी, बराबर। विद्युत ऊर्जा यानी क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी। कि ऊर्जा का स्वरूप अगर हमें परिवर्तित करना है तो वो किस प्रकार? कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी में बदल सकते हैं। उसी प्रकार आणविक यानी एटॉमिक एनर्जी, आणविक ऊर्जा यानी एटॉमिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक ऊर्जा में यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। कि किस प्रकार की विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी में रूपांतरित कर सकते हैं। उसी प्रकार आणविक ऊर्जा यानी एटॉमिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। अब हम आणविक ऊर्जा को यानी एटॉमिक एनर्जी को उदाहरण के रूप में लेते हैं। कि प्रोफेसर रामीस उन्हें समझा रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि अब हम एटॉमिक एनर्जी जो है उनका उदाहरण लेते हैं। यह ऊर्जा यानी ये एटॉमिक एनर्जी जो है वो किससे बनती है? तो यूरेनियम, थोरियम आदि तत्व यानी एलिमेंट, बराबर, उनको तोड़कर प्राप्त की जा सकती है। कि ये जो एटॉमिक एनर्जी जो है वो हमें किस प्रकार मिलती है? तो यूरेनियम, थोरियम आदि जो एलिमेंट है उनको तोड़कर
हम ये एटॉमिक एनर्जी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाया जाता है। कि कौन से काम के लिए? इन सबको तोड़ने के लिए परमाणु रिएक्टर उसको काम में लाया जाता है। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है। कि कोई भी वस्तु हो, उस हर एक वस्तु को उसके मूल तत्व में यानी एलिमेंट में तोड़ा जा सकता है। और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है, यानी कि ये तो साबित हो गया कि किसी भी वस्तु को हम उनके अलग अलग तत्वों में तोड़ सकते हैं। और अगर कोई भी वस्तु इस प्रकार हम तोड़ सकते हैं तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्व को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। कहने का अर्थ, किसी भी तत्व को, एलिमेंट को हम तोड़ सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। उसके बाद उन अलग किए हुए तत्वों को आपस में जोड़ दे तो वो मूल स्वरूप में, यानी पहले तोड़ी हुई वस्तु जो है वो मूल स्वरूप में फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, यह तो है। माधवन ने उनकी बात का समर्थन किया। माधवन ने प्रोफेसर की बात का साथ दिया। प्रोफेसर रामिस ने अपनी बात आगे बढ़ाई। और तुम्हें यह भी मालूम होगा कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। अब प्रोफेसर ने आगे बात बढ़ाई और उन्होंने कहा कि हमारा शरीर जो है वो शरीर भी अलग अलग प्रकार के एलिमेंट से ही बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफी अंतर होता है, बराबर। कि कोई निर्जीव वस्तु और जीवित प्राणी, यानी हम मनुष्य या कोई भी जीवित प्राणी की निर्जीव वस्तु और सजीव वस्तु की रचना में काफी अंतर होता है। लेकिन जो बात किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बात जीवित प्राणियों में भी लागू होती है। कि प्रोफेसर रामिस क्या कहते हैं कि निर्जीव वस्तु और जीवित प्राणी, इन दोनों की रचना में काफी अंतर है। भले इन दोनों के बीच में काफी अंतर है, लेकिन जो बात वस्तु के बारे में लागू होती है वही बात जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू पड़ती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त कर और वापस उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, यहाँ पे हमने देखा उस प्रकार कि किसी भी वस्तु को उसके मूल एलिमेंट में तोड़ना, उसके बाद उसे वापस जोड़ना और उसका मूल रूप प्राप्त करना। तो उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी ये प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन ये दूसरी प्रक्रिया पहली के मुकाबले काफी जटिल और श्रम साध्य है। जटिल और श्रम साध्य यानी कि बहुत ही मेहनत मांगती है। कि हाँ, ये पॉसिबल है कि जो वस्तु के साथ किया जा सकता है वो जीवित प्राणी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वस्तु को तोड़ना उसके बाद जोड़ना, इसमें इतना श्रम नहीं लगता उतना जीवित प्राणी के साथ ये प्रक्रिया करने में लगेगा। कहते हुए प्रोफेसर रामिस ने एक लंबी सांस ली। आगे प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गया। सम्मोहन यानी मोहित, लुभावनी। कि प्रोफेसर रामिस की ये सब बातें सुनकर माधवन जो है वो मोहित हो गया। एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही न पाया कि प्रोफेसर ने इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे या शंका, बराबर। कि माधवन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर ने उन्हें जो भाषण दिया, जो बात समझाई, वह भाषण सुनने के बाद वो खुश हुए या उसकी बात पे शंका व्यक्त करे। वो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि शंका क्यों व्यक्त करें, क्योंकि आज तक वैज्ञानिकों ने ऐसी कोई भी खोज नहीं की है, बराबर। ये काल्पनिक घटना है। आज तक हाल के समय में भी ऐसी कोई खोज नहीं हुई है कि जिसके अंदर मनुष्य के शरीर को वेव में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजा जा सके। लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौंधना यानी आना, और वह बोले बिना न रह सका। सर, माना कि ये प्रक्रिया संभव है, पर इससे यह कैसे सिद्ध होगा कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं, बराबर। कि यहाँ पे इनके प्रोजेक्ट का सिंपल सी भाषा में अगर हम देखें तो उनकी प्रोजेक्ट का काम क्या था
कि व्यक्ति को बिना किसी साधन से, अगर कोई भी व्यक्ति हो, उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो साधन की जरूरत तो पड़ती ही है। लेकिन ये प्रोफेसर रामिस जो है वो खोज कर रहे हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह पर भेजना। इसलिए माधवन जो है वो कहता है कि इससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं, कि माधवन जो है उन्हें प्रोफेसर रामिस की बात पर अभी भी विश्वास नहीं था। आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।